सबसे पहले जानिए हल्द्वानी से आती है बड़ी खबर, जहां नहर में कार गिर गई है और 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल भी हुए हैं और स्थानीय लोगों ने इन तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तस्वीरें भी देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। ये नहर जो निकल रही है, एक टापू पर जाकर ये कार अटक जाती है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। कार सवार उधम सिंह नगर के ही रहने वाले थे। शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, तस्वीरें जो दिखा रहे हैं काफी भयावह हैं, पूरी खबर विस्तार से बताएं, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, ये बुधवार सुबह की घटना है, जब एक कार सवार जो है वो इस नहर के ठीक बगल से निकल रही रोड को जो है ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जो एक कार, दूसरी कार निकल रही थी और तभी जो है अचानक जो है उसकी कार जो है वो इस नहर में गिर गई। और क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और नहर में पानी का बहाव भी बहुत तेज था, तो इसके कारण जो है कुछ दूर तक जो है ये बहती हुई चली गई और जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये 3 लोग जो हैं वो घायल हैं, जिनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये लोग नैनीताल घूम करके वापस लौट रहे थे और ये किच्छा का इलाका है, उधम सिंह नगर का, बराह का, वहां के रहने वाले थे। जो 4 लोगों की मौत हुई है उसमें एक बच्चा भी शामिल है जिसकी मौत हुई है, तो कुल मिला के 4 लोगों की मौत इसमें हुई है। और यही है वजह, इसकी जो घटना प्रथम दृष्टया निकल के आ रही है पुलिस के मुताबिक, वो ये है कि ओवर स्पीड में कार थी और एक रॉन्ग साइड से जो है ओवरटेक करने की कोशिश की गई दूसरी कार को, लेकिन दूसरी तरफ जगह नहीं थी, जिसके कारण जो है कार अनियंत्रित होकर के सीधे जो है नहर में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने की मदद से 3 लोगों को बचाया गया। तुरंत ही जो पुलिस का राहत बचाव दल है वो मौके पर पहुंचा, क्योंकि ठीक इसके पीछे जो फायर ब्रिगेड की का ऑफिस है वो भी मौजूद है, तो फायर ब्रिगेड के जो जवान थे वो भी मौके पर पहुंच गए और उसके साथ ही जो स्थानीय लोग थे वो मौके पर पहुंच गए। पुलिस की टीम तुरंत वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंच गई, जिसके कारण 3 लोगों को तो बचाया जा सका, लेकिन 4 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र नेगी। हल्द्वानी के बाद खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर तेज बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनकटिया के पास में पहाड़ी से बोल्डर आए हैं, जिसकी वजह से गौरीकुंज के लिए गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क को खोलने का काम कर रही है। संदीप और जानकारी देंगे फोन लाइन पर। संदीप, क्या रास्ता साफ हो पाया है अभी या नहीं, इस पर संपूर्ण जानकारी दें। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि लगातार कल से यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो केदारनाथ हाईवे है वो गौरीकुंड से पहले, जो लास्ट जहाँ तक वाहन जाते हैं गौरीकुंड से पहले मुनकटिया में, कल रात से वाहन लगा, जो रास्ता है वो बंद है, मार्ग बंद है। लगातार वहाँ पे बोल्डर और मलबा गिर रहा है और ऐसे में जो वहाँ पे सफाई का कार्य भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं और जो पिछले साल जो आपदा आई थी उस दौरान से ये जो पैच था सड़क का, ये काफी 40 से 50 मीटर पैच बह गया था और तब से लगातार यहाँ पर जो डेंजर जोन बनाया हो वो हर समय बारिश के दौरान मुसीबत का सबब बन जाता है। और फिलहाल अभी वहाँ पे मार्ग बंद है और जो श्रद्धालु हैं उनको फिलहाल पैदल ही किसी तरह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम उनको केदारनाथ के लिए रवाना कर रही है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप। वहीं आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि यमुनोत्री पैदल मार्ग में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद लापता 2 यात्रियों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की टीम स्निफर डॉग्स की मदद भी ले रही है और तलाशी अभियान को आगे बढ़ा रही है। सोमवार को यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकैंची के पास में पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और मलबे में दबने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। 1 यात्री घायल है। 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है क्योंकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की जाती है। अब उस लिस्ट में अभी 2 नाम मिसिंग हैं, जिनके लिए तलाशी अभियान देखिए किस तरह से चलाया जा रहा है। ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरकर ये जांचा जा रहा है, जाना जा रहा है कि 2 लोग जो मिसिंग हैं वो कहाँ हो सकते हैं, और मदद इस पर स्निफर डॉग से भी ली जा रही है। बलबीर से लेते हैं जानकारी। बलबीर, क्या अपडेट्स हैं इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो कठिन हालात में वहां पे रेस्क्यू अभियान को चुनौती दे रहे हैं और लगातार रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि ये 2 जो यात्री है वो मिसिंग है बीवी, और उनके जो परिवार वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं
और काफी चिंतित है और कह सकते हैं कि दुखद क्षण है उनके लिए। और जिस तरह से पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे और उसके बाद कुछ पता नहीं चल पाया है। आज तीसरा दिन है, तो जो रेस्क्यू कार्य है लगातार उसको गति दी जा रही है और एनडीआरएफ ने यहाँ पे डॉग की मदद ली है। तो कह सकते हैं कि पूरी कोशिश है। कठिन हालात में पहाड़ी से भी जवान उतरते हुए नदी तक पहुंच रहे हैं। पूरे नदी, जो यमुना नदी है, वहां भी सर्च अभियान चल रहा है, पर सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार कोशिश जो रेस्क्यू ऑपरेशन की है लगातार जारी है। शुक्रिया आपको जानकारी के लिए। और अब मौसम का एक बड़ा अपडेट ले लीजिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से आज और कल तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आज के लिए येलो अलर्ट है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ी जिलों में ज्यादा बारिश हो सकती है, लिहाजा प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मैं बात करूं तो इसमें पूरे प्रदेश में अनेक ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ जो हैवी वेरी हैवी रेंज भी देखने को मिलेगी। तो अगर इनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है आप देखेंगे देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या इसी तरह जो है बागेश्वर, इनमें संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी रेन मिले। जो है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी आपको सभी में हैवी रहने का दुखा वो देखने को मिलेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैं बोला कि ज़्यादातर जगहों में वो रहने वाला है। आपको बता देते हैं कि पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे ब्रह्म कपाल क्षेत्र को खाली कर दिया गया है। यहाँ पे ये भी बताते हैं कि नारद कुंज के आसपास का इलाका भी खाली कर दिया गया है। तप्त कुंड से आगे किसी भी यात्री को नहीं जाने दिया जा रहा। मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की टीम तैनात है। जोशीमठ में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से कई जगहों पर नालियां जो हैं वो चोक होने की वजह से बरसात का पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, जम जा रहा है, रुक जा रहा है, इससे रास्ते बंद हो जा रहे हैं। नरसिंह मंदिर की ये तस्वीरें देखिए, सीवर का गंदा पानी यहाँ रास्ते पर बह रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जगह जगह पर सीवर लाइन चोक होने की वजह से ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। चमोली में देर रात से बारिश लगातार जारी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं धुंध भी छाई हुई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें खूबसूरत हैं जो आपके सामने। चमोली उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए। मौसम सुहाना हो गया है, आसमान में कोहरा छाया हुआ है। तेज़ बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन ये बारिश मुसीबत बनती जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की खेती खराब हो रही है, लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन गर्मी से राहत मिली है। तो देखिए, भले ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही हो, लेकिन अगर पिछले मॉनसून सीजन से इस बार की तुलना की जाए ना, तो अभी तक बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 दिन का अगर डेटा देखेंगे आप, तो प्रदेश में बारिश में 12% की कमी देखी गई है। बागेश्वर और चमोली में अच्छी बारिश हुई है, जबकि उत्तरकाशी पौड़ी में सामान्य से 60% बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। अगर आप देखेंगे आप तो रिलेटिवली कम बारिश उसमें है, उत्तरकाशी में भी थोड़ी कम है। तो इस तरह से है, जो डिस्ट्रिक्ट जो है जो बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे अभी नहीं मिली है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट करीब करीब नॉर्मल के आसपास वो पहुँच रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का नोटिफिकेशन भले ही वापस ले लिया हो, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस मामले में। अब हाईकोर्ट सभी मामलों में एक साथ सुनवाई करने जा रहा है। एकल पीठ ने भी पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए भेज दिया है। हालांकि सरकार ने मंगलवार चीफ जस्टिस कोर्ट में केस तत्काल सुनवाई की मांग की थी और सरकार ने कहा था कि उनका
गजट नोटिफिकेशन आ गया है जिस पर सुनवाई की जाए। सरकार ने कोर्ट से पंचायत चुनाव पर लगी हुई रोक को हटाने की मांग की थी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। कैबिनेट में पर्यटन, आपदा और सिंचाई से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। तो इस पर विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। ठीक 11 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। धामी कैबिनेट की यह बैठक जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इस समय मौसम को लेकर, पर्यटन को लेकर ये अहम मुद्दे आप कह सकते हैं जिस पर चर्चा होगी। सिंचाई भी उसी से जुड़ा है कि इस बारिश की वजह से कैसे, इस मौसम की वजह से सिंचाई प्रभावित हो रही है। सुनील प्रभात से और जानकारी लेते हैं। सुनील प्रभात, पर्यटन, आपदा, सिंचाई, इस वक्त इस समय के करंट महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन्हीं के ऊपर चर्चा होगी। कौन कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं आज की बैठक में? देखिए कंचन, आज की मीटिंग में करीब आधे दर्जन प्रस्ताव आ सकते हैं। करीब 11 बजे से सचिवालय में मीटिंग शुरू होगी और खासकर जिस तरह से आपने देखा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज हाईकोर्ट में फैसला होना है, उसके बाद तय हो पाएगा, तस्वीर साफ हो पाएगी कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तात्कालिक तौर पर होंगे या नहीं। इन मसलों पर भी आज कैबिनेट में विचार विमर्श हो सकता है मंत्री समूह के बीच, और इसके साथ साथ डिजास्टर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कुछ प्रस्ताव भी आ सकते हैं। टूरिज्म में जो इको टूरिज्म को लेकर खासकर जो सरकार का फोकस है उस पर भी आज बातचीत कुछ कैबिनेट में हो सकती है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका, सुरेंद्र प्रभात। हल्द्वानी में नालों किनारे रह रहे लोगों की प्रशासन के नोटिस और बुलडोजर के टेंशन को लेकर अब ज्यादा चिंता है। चिंता बढ़ गई है लोगों की। कुछ लोगों की हालत तो ऐसी है कि वो नालों के ऊपर ही घर बनाकर रह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून के बीच हल्द्वानी के रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नालों के किनारे रह रहे लोग अपने करीब ये जेसीबी देख परेशान हैं, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें अतिक्रमण का नोटिस दिया है। ऐसे में ये अपना दर्द प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, वो कानूनी तौर पर घर बनाकर सालों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ तक कि हल्द्वानी के विधायक भी प्रशासनिक नोटिस का विरोध कर रहे हैं। मेरा घर सुभाष नगर में है और 2014 में मैंने फ्री होल्ड कराया। मेरे पास रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है और मेरे भवन का नक्शा भी पास है। उसके बाद भी मुझे नोटिस दिया गया है, जो कि गलत है। नोटिस में क्या लिख रहा है, क्या बताया? नोटिस में लिखते हैं कि अतिक्रमण। जिस समय यहाँ बसावट हुई थी उस समय एक केवल मात्र गोल थी 2-3 फीट की और सब कच्ची थी। उसके बाद जब ये बसे तब भी हम लोगों के पास गोली थी। वो बाद में नगर पालिका ने आके उसको 7-8 फीट की नाला बना दिया। आपत्ति ये करते हैं कि 9 फीट कम है, 6 फीट आप दो, 6 फीट इधर वाले दे। ये 20-25 फीट का नाला बनाना चाह रहे हैं और कोई औचित्य नहीं है, जबकि इस नाले का कहीं से भी किसी बड़े नाले से कोई संबंध नहीं है। प्रशासन देखिए मनमानी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन मनमानी कर रहा है। आम इंसान का इन्होंने ठेका उठा रखा है तंग करने का, उसकी रातों की नींद हराम हो जाए। मैं कह रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारियों के भी तो घर हैं, कभी ऐसा ईश्वर दिन ना लाए कि आपके घरों पे निशान लग जाए। कैसा आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग सो भी पाएंगे उस रात को? दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि अतिक्रमणकारियों ने अवैध तरीके से 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में सरकारी नालों की जमीन खरीद रखी है, जिस पर कार्रवाई हो रही है। दमोह डूंगा क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में हल्द्वानी के नाले की भूमि पे, राज्य सरकार की भूमि पे मलबा के रूप में उसको विक्रय करते हुए स्टाम्प पेपरों में भूमि को विक्रय किया जा रहा है। कई व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, कई द्वारा पूर्व में किया भी जा चुका है। ऐसे सभी अवैध रूप से जो विक्रय की गई उसकी जांच की जा रही है और सरकारी भूमि को खुरद करने और विक्रय करने पर प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है प्रशासन का रुख सख्त है। अतिक्रमण कार्यों में इस रुख से खलबली है। ऐसे में नालों का अतिक्रमण करने वाले कोर्ट की राह भी देख रहे हैं, ताकि नोटिस से कुछ राहत मिल सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब जानिए कि हरिद्वार के
ज्वालापुर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया है। ड्रग्स डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में मेडिकल स्टोर संचालक के घर से 4,500 से ज्यादा नशीली टैबलेट्स और 50 शीशियां बरामद की गई हैं। आमिर और सोहेल नाम के युवक ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पीठ बाजार में घर से नशे का काला कारोबार चला रहे थे। लिम्रा मेडिकल है जिसकी शिकायत मुझे मिली हुई थी और मेडिकल पर तो कुछ भी नहीं मिला। जब हमने देखा, चेक किया तो फिर उससे ज़्यादा पूछताछ हमने की तो उसका जो पार्टनर है आमिर, एक तो लड़का जो था वहाँ पे वो आमिर था, उसका जो पार्टनर है उसका नाम जुबेर है, लाइसेंस है जिसका। तो उसके जब हम लोगों ने घर पता किया तो हमने कहा कि घर पे हमें सूचना मिली है तो तुम दिखाओ। जब सामने हम घर पे गए तो घर से काफ़ी मात्रा में एक पेटी में हमने नारकोटिक दवाइयाँ पकड़ी हुई। पहाड़ों में टीचर और स्टूडेंट्स की कमी के चलते कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में अब क्लस्टर स्कूलों के जरिए स्टूडेंट्स को सभी सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी कवायद में कई ऐसे स्कूल भी बंद हो रहे हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। रिपोर्ट देखिए। कहीं छात्रों की कमी तो कहीं शिक्षकों का टोटा। पहाड़ के एजुकेशन सिस्टम को इन कमियों से आए दिन जूझना पड़ता है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग क्लस्टर स्कूल के जरिए आदर्श स्कूल बनाने का प्लान बना रहा है। क्लस्टर स्कूलों में स्टूडेंट्स को सभी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इन स्कूलों में जहां जरूरी टीचर मौजूद होंगे वहीं स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं होगी। असल में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15 किलोमीटर के दायरे के सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज को एक क्लस्टर में लाने का नया प्लान बनाया है। जहां पर छात्र संख्या कम है, टीचिंग स्टाफ कम है, उन विद्यालयों को उस क्लस्टर विद्यालय लेने में एक अच्छा वहां पे स्टाफ भी फुलफिल रहेगा और बच्चों को आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध होगी और इस हिसाब से जो है उनके पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। ये इसकी क्लस्टर स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, फील्ड, टॉयलेट और स्कूल वैन जैसी सुविधाओं को हर हाल में मुहैया कराया जाएगा। अकेले पिथौरागढ़ में 135 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज को 56 क्लस्टर स्कूल में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन इस कदम का विरोध भी हो रहा है। क्लस्टर स्कूल में ऐसे स्कूलों का भी वजूद खत्म हो जा रहा है जो आजादी से पहले ही वजूद में आ गए थे। ऐसा ही एक स्कूल है जीआईसी पिथौरागढ़। जीआईसी पिथौरागढ़ 1930 में बना स्कूल है, लेकिन अब इसे एसडीएस जीआईसी क्लस्टर में शामिल किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल हमारे जिला मुख्यालय में या उसके आसपास के इलाके में ऐसे हैं जिनकी एक तरह की विरासत है, जो ऐतिहासिक विरासत के तौर पर जाने जाते हैं, जो ब्रिटिश टाइम से पहले या आज़ादी के से पहले वो खुले और उनकी एक शानदार इतिहास रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में। वहाँ से बहुत बेहतरीन लोग निकले जिन्हें फिलहाल पिथौरागढ़ शहर में 4 सरकारी इंटर कॉलेज हैं, लेकिन क्लस्टर बनने के बाद सिर्फ एक ही इंटर कॉलेज वजूद में रहेगा। कुछ ऐसा ही हाल दूर दराज के स्कूलों का भी होगा। ऐसे में तय है कि क्लस्टर स्कूल बनने से जहां कई खामियां दूर होंगी, वहीं कई स्कूल इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां दोनों ने मां गंगा के तट पर दिव्य गंगा आरती में भाग लिया। स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा है कि कपूर परिवार भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सिनेमा के माध्यम से देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अब इस अवसर पर अनिल कपूर और बोनी कपूर ने अपने माता पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कॉर्बेट नेशनल पार्क यूं तो मॉनसून सीजन में पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है, लेकिन अब यहां के कई जोन टूरिस्ट के लिए साल भर खुले रहेंगे। देखिए रिपोर्ट।
15 नवंबर से 15 जून तक कॉर्बेट पूरी तरह से सैलानियों के लिए खुला रहता है। 15 जून के बाद के पर्यटकों के लिए बंद होने लगता है। यहाँ इस दिन के बाद नाइट स्टे की सुविधाएं भी बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब यहाँ के कई टूरिज्म जोन में साल भर सैलानी आ सकेंगे। यहाँ तक कि इससे लगे हुए डिवीजन में आप नाइट स्टे का भी मजा ले सकते हैं। इससे स्थानीय लोग रोजगार के लिए अच्छा कदम मान रहे हैं। पर्यटक यहाँ साल भर आने लगा है। बरसातों के मौसम में पहले ऑक्सीजन हो जाता था, अब यहाँ वैसा ऑक्सीजन अब कम होता है, तो लिहाजा सफारी जोन अगर सिक्योरिटी पर्यटकों की इंश्योर की जाए और मानसून के समय जो फोरकास्टिंग होती है उस पर ध्यान दिया जाए, उसके हिसाब से सफारी चलानी चाहिए और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। कॉर्बेट के 3 जोन ढीला, झरना और गर्जिया यहाँ डे विजिट के लिए साल भर खुले रहेंगे। इसके साथ ही तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के पाटो और हाथीडगर जोन भी साल भर खुलेंगे। इसके साथ साथ अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन का मोहान जोन के भी साल भर खुले रहने की संभावना है। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन सैलानियों के लिए साल भर नाइट स्टे के लिए खुला रहेगा। कोई ऐसी समस्या है नहीं कि रोड मेंटेनेंस करना है, इसलिए इस बार ये सोचा गया है कि हम पूरे साल भर खुले रहेंगे उसको। साथ ही साथ उसमें जो नाइट स्टे है उसके लिए भी हम लोग ओपन है कि साल भर खुला है, जो जिसको आना चाहेगा वो आएगा। डे विजिट के बाद नाइट स्टे के लिए मॉनसून सीजन में खोले रखने का फैसला इस बार तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन ने पहली बार लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटकों को इससे वन और वन्य जीवों को देखने का बेहतर अनुभव मिल सकेगा। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और अब एक बड़ा अपडेट बद्रीनाथ धाम से, जहां पर सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बद्रीनाथ में यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर दिन 18 से 19 हजार दर्शन करने के लिए यात्री पहुंच रहे हैं। 10 लाख से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी लगातार मौसम बदल रहा है। हेमकुंड साहिब में भी 4000 से 5000 यात्री हर दिन दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जबकि अभी तक 1,50,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड, जिसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, जहां से कई राज्यों को बिजली सप्लाई होती है, लेकिन विडंबना यह है कि खुद उत्तराखंड में बिजली की आंख मिचोली ने हालात बिगाड़ दिए हैं। उमस भरी गर्मी, घंटों की बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। रिपोर्ट देखें। देश को बिजली देने वाला उत्तराखंड इन दिनों खुद बिजली संकट से जूझ रहा है। जिस राज्य की नदियां कई मेगावाट में बिजली बनाती हैं, वहां आज हर रोज घंटों बिजली की कटौती हो रही है। गर्मी और उमस से परेशान लोग अब गुस्से में हैं। आलम यह है कि अब सत्ताधारी पार्टी के पार्षद भी आंदोलन की राह पर हैं। जनता की समस्या सुनते सुनते पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली संकट दूर नहीं हुआ तो ऊर्जा निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। देखिए, अभी तक तो हमने एसडीओ साहब, डायरेक्टर, यहाँ के जेई सबसे अप्रोच कर लिया, लेकिन कोई भी मतलब जिसे कहते हैं ठोस इसका रिजल्ट नहीं निकला। अब हम लोग इकट्ठे होंगे सारे, और मैं ही नहीं और वार्डों को भी हम इकट्ठा करेंगे और यूपीसीएल में हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सर, कभी 5-5, 6-6 घंटे तक लाइट नहीं आती। मेरे पास दूध है, दही है, सब कुछ है, और 6 घंटे अगर लाइट नहीं आएगी तो मेरा दूध खराब हो जाएगा। एक ही कस्टमर बाय कस्टमर को दे भी दिया तो कस्टमर की शिकायतें बहुत ज़्यादा आएगी, तो इस चक्कर में दिक्कत है लाइट की, तो बहुत स्टार्टिंग से ही दिक्कत लाइट की। हालांकि यूपीसीएल के पास इस संकट की अलग ही तस्वीर है। विभाग का दावा है कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। जो भी समस्या है वो सिर्फ तकनीकी फॉल्ट की वजह से है और कहीं भी रोस्टिंग नहीं की जा रही। आजकल बरसात के दिन है और हमारी लाइनें जो हैं कई जंगलों के रास्ते, जंगलों से जाती हैं, और टहनियाँ वगैरह गिरने की वजह से थोड़ी ट्रिपिंग आती, तो उसका ब्रेकडाउन होता है, तो हमको उसे अटेंड करना भी टाइम पर होता है। यूईआरसी के हमारा एसओपी है कि हमें कितने मिनट में कितना काम करना है, इसी वजह से हमें थोड़ी देर शटडाउन लेना पड़ता है। लंबा शटडाउन नहीं होता है, जब इमरजेंसी काम के लिए हम शटडाउन ले रहे हैं। गर्मी के दिनों में बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है और उसकी आपूर्ति करना भारी पड़ जाता है। ऐसे में बिजली कटौती की शिकायत और यूपीसीएल ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी जा रही है। अब ये हाल राजधानी के हैं तो दूसरे जिलों का क्या हाल होगा, यह आप खुद समझ सकते हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज 18, देहरादून। उधर अल्मोड़ा के कसार देवी की खूबसूरती अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी है। ताबड़तोड़ हो रहे अवैध निर्माण से हरियाली के बीच में कंक्रीट के जंगल उगने लगे हैं।
नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण आने वाले दिनों में बड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कभी इन जगहों पर घने जंगल हुआ करते थे, जिनकी हरियाली को काटकर अब ताबड़तोड़ कंक्रीट के जंगल उगाने की तैयारी चल रही है। कहीं 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो कहीं 5 मंजिला, और उम्मीद है आगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी यहाँ खड़ी कर दी जाए। कसार देवी की खूबसूरती पर जिस तरह से बट्टा लगाया जा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के जंगल साफ हो जाएंगे। दरअसल इन जगहों पर बाहर से लोग आकर रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा विकास प्राधिकरण ऐसे लोगों पर चुप्पी साधे बैठा है। कसार देवी में भी यदि कोई मानचित्र स्वीकृत करना चाहता है तो प्राधिकरण उसको स्वीकृत करेगा, अन्य में स्वेच्छा अनुसार आवेदक अपना निर्माण कर सकता है। दरअसल कसार देवी का पूरा क्षेत्र बेहद ही खूबसूरत है। पर्यटकों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। बिल्डरों की भी यहाँ नजर पड़ी और दूसरे राज्यों के बिल्डरों ने पट्टे की जमीन को खरीदना शुरू कर दिया और फिर उस पर बिना नक्शा पास कराए ताबड़तोड़ निर्माण भी शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि अब जिधर भी देखा जाए उधर निर्माण कार्य ही चल रहे हैं। काफ़ी बाहर के लोग भी यहाँ पर आके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसा हमारा शिमला और मनाली और इन जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रोक है, तो उसी तरीके से हमारे अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भी सेंसिटिव एरिया होने के नाते यहाँ पर भी इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे और उस पर बाहरी व्यक्तियों के उसमें हस्तक्षेप पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।